आप सभी प्रतियोगी साथियों का प्रैक्टिस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 पहले भी पढ़ाया जा चुका है और ये आपका पार्ट 3 है, जिसमें आप लोगों के सामने जी 20 क्वेश्चन की एक सीरीज है। और देखिए, इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो प्रश्नों का पैटर्न है, इनका जो लेवल है, ये 2016 और यूपी टीजीटी 2021 के पैटर्न को देख के ही बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल आप लोग जो क्लीसे टाइप के क्वेश्चन हो, जिनको आपको आता है या जो आपने पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं प्रतियोगी साथी कि जो प्रश्न उन्हें आ रहा होता है उसी में उनका इंटरेस्ट होता है। जरा सा क्वेश्चन का जब लेवल बढ़ता है ना, तो उसको ये कह के दरकिनार कर देते हैं कि नहीं, ये तो उपयोगी नहीं है, ये तो परीक्षाओं में आने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप जो क्लीसे टाइप का हो उसे भी पढ़िए, और जो थोड़े से भी नए पैटर्न पे भी प्रश्न हैं, जिस तरीके के 2021 में और 2016 में बने हैं, मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है कि आप मेरे सुझाव को थोड़ा गंभीरता से लें और इनको आप दरकिनार ना करें, ठीक है ना। आइए बिना देर दार किए हुए आप लोगों के सामने लिटरेरी टर्म्स के एमसीक्यूज आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फटाफट पढ़िए और फटाफट इसका जवाब दीजिए और अपने डाउट को भी क्लियर करिए। अगर आपको कोई भी बात जी समझाई जाती है, बताई जाती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिए रहिए, ठीक है ना। देखिए, कह रहे हैं इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सम डिफाइनिंग वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्सन्स प्रॉपर नाउन, कि वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी शब्द को, किसी फ्रेज को प्रॉपर नाउन की जगह पर प्रयोग कर देते हैं, है ना। समझ में आया? जैसे शेक्सपियर को कह दिया गया द बर्ड ऑफ हेवन, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अब इस तरह से क्या होता है तो बताइए आप लोग। प्रोलेप्सिस है, एनालेप्सिस है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, एंटोनोमेशिया। बताइए। देखिए, नो डाउट ये विकल्प आपका डी सही है। अब एंटोनोमेशिया क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे कि एंटोनोमेशिया एक फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी भी पर्सन के प्रॉपर नाउन की जगह यूज किया जाता है कि नहीं है। अब आप जैसे किसी भी व्यक्ति को कुछ नाम से कह देते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। अब आप बताइएगा कमेंट करके, वो भी एक एंटोनोमेशिया का ही एग्जाम्पल होगा। अब देखिए, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए हैं, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर होता रहे, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल इंप्रूव होता रहे और आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सके और अपनी सिलेक्शन को सिक्योर कर सके जी, ठीक है ना। ओके। अब दूसरा प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। इंदिरा गांधी इज कॉल्ड, इंदिरा गांधी को कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी क्या है जी? एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन। ये सब जी आप लोगों को भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को क्या कह दिया गया जी? आयरन लेडी। तो जब किसी भी प्रॉपर नाउन को कोई एक शब्द यूज कर दिया जाता है, कोई फ्रेज यूज कर दिया जाता है उसकी जगह पे, तो उसे क्या कहा जाता है? तो किसका एग्जाम्पल है जी? अब ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है, एंटेनोमैसिया का। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। देखिए जी, प्रैक्टिस सेशन है, एमसीक्यूज है, यहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत से सारे विद्यार्थी इस बात को भी लेके कंप्लेन करते हैं कि सर टाइम ज्यादा लग जाता है। देखिए, 2 4 6 10 मिनट अगर ज्यादा लग जाता है ना, तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी थोड़ी सी भी डाउट क्लियर हो रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो इंप्रूव हो रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं सोचता हूँ फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग इसे कंप्लीट कर लें। अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज, एक छोटा होता है, छोटा जान गए, शॉर्ट पिथी, पिथी का मतलब जो कम शब्दों में हो, है ना। और इंस्ट्रक्टिव का मतलब आप समझते होंगे, कोई निर्देशात्मक हो, कोई सीख सिखाने वाला हो, ठीक है ना। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है? अफोरिज्म कहा जाता है कि प्रोथेसिस की जा जाए, पैलिन नोट कहा जाए कि पन कहा जाता है? बताइए। और कौन ऐसा एसेइस्ट है जो इस चीज को बहुत प्रयोग करता है, जिसके एसे में ये चीजें जी ज्यादा प्रयोग होती हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम लोग। कहते हैं इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट प्लेसेस अपोजिट वर्ड्स, आइडियाज और क्वालिटीज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना। जब कोई पैरेलल जो क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना, ओके, आइडियाज और क्वालिटीज अपोजिट वर्ड्स होते हैं, अपोजिट आइडियाज होती हैं और उनको बगल बगल हम लोग लिख देते हैं। जैसे मैंने हिंदी में ही समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा जो जगता है वो पाता है, तो जो जगता है वो पाता है, और जो सोता है वो खोता है। तो ये जो जगता है वो पाता है, पाता का विलोम क्या हो गया जी? खोता है।
है कि नहीं है? ओके, अब इसी तरह आप समझ गए होंगे, इसी चीज को कहा जाता है जी एंटीथेसिस, ठीक है ना। अब देखिए इसको ज्यादा मैं डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि अगले प्रश्न में इसी का जिक्र है। अगर मैंने ये बता दिया तो आपको ये लगता होगा कि सर आपने तो प्रश्न को ही खोल दिया, ठीक है खुल गया, कोई बात नहीं, यहां सही करिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अपनी जो रियल एग्जाम है वहां पे अच्छा करिए और अपनी सफलता को जी सिक्योर करिए, यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। और इसी कामना के साथ आप लोगों के लिए सेशन चलाए जा रहे हैं और मैं लिटरेरी टर्म्स के इस सेशन को कंटिन्यू रखूंगा टिल द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है ना जी। ओके, आगे ध्यान देते हैं, कहते हैं मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज। अब देखिए परपोजेज का ये अपोजिट आ गया, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का काम है, और गलती करने का ये देखो जी अपोजिट आ गया, फॉरगिव इज डिवाइन। कीप योर माउथ क्लोज्ड, अपने मुंह को बंद रखिए, एंड योर आईज ओपन, अब यहाँ बंद होना है और यहाँ जी खुलना है, समझ के रखो हर चीज को। देखिए बहुत से विद्यार्थियों की ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उनकी सोच होती है कि हम हर चीज को जो विकल्प में आते हैं, जो ऑप्शन में आते हैं, पहचानते हो सही हो जाते हैं, भले ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बिल्कुल जी इस गलत फहमी में ना रहिए, आपकी सफलता तभी सिक्योर हो सकती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। इसलिए आप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर रखिए, प्लस आप एमसीक्यूज भी ज्यादा से ज्यादा हल करते रहिए, है कि नहीं है। तो देखिए ये बंद हुआ, ये खुल गया, ये क्या क्या, गलती करना, क्षमा करना, ये प्रपोज करना, डिस्पोज करना। तो वही कह रहे हैं कि जब दो अपोजिट वर्ड्स या आइडियाज को बगल बगल रख दिया जाता है तो किसका एग्जाम्पल बन जाता है, तो पढ़ाया जा चुका है आपको, एंटीथेसिस, ठीक है ना। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, फटाफट देखिए, अगर देखिए थोड़ा सा मेरे लिए एक नया अनुभव है, जैसे कि मैं बता भी चुका हूं कि ऑनलाइन इस पैटर्न पे पढ़ाना, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज होगा तो उसको इग्नोर करिएगा कि नहीं सर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, टाइम ज्यादा लग गया, थोड़ा समय बाद मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे सेट हो जाऊंगा, ठीक है ना। ओके, और कैमरे का दबाव तो होता ही है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक। आगे ध्यान देते हैं, इज अ रेटोरिकल डिवाइस that involves deliberately breaking off a sentences and leaving it unfinished so that the listener must supply the ending। जैसे कोई व्यक्ति जब बात कर रहा होता है और उस सेंटेंस को अधूरा छोड़ देता है, जैसे मैंने कहा मेरा पैसा मुझे वापस करो, नहीं तो आपने कहा नहीं तो, अब मैंने आगे नहीं बताया कि नहीं तो क्या करूंगा, रिटर्न मी माई मनी और एल्स, मेरा पैसा मुझे वापस करो, नहीं तो, अब ये नहीं तो डॉट 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 ऐसे जब छोड़ दिया गया ना, तो ये एक प्रकार का, अब आप कंफ्यूज ना होइएगा जी इन सारी चीजों से कि नहीं सर ये तो ये है ना, एलिप्सिस क्या है, और इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन किया है जी, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे वीडियोस हैं, आप उसको देखिए, मैंने लिटरेरी टर्म्स को बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए पढ़ा रखा है, ठीक है। अब ये किसका एग्जाम्पल है जी, ये नो डाउट ये एपोसियोपेसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये देखो लिखा भी एग्जाम्पल, गेट आउट और एल्स, बाहर जाओ वरना नहीं तो, नहीं तो क्या, अब वो बात नहीं बताएगी, यहाँ पे जो लिसनर है वो खुद समझ जाए कि ये बात क्या कही जा रही है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आराम से पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके रखिए जी। देखिए मैं बता रहा हूं, इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, यानी शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर में एंटोनी बिगिंस हिज स्पीच सेइंग, है ना। ओके, कि एंटोनी जो होता है वो अपनी स्पीच को शुरू करता है फ्यूनरल के समय, उसके अंतिम संस्कार के समय। एक क्वेश्चन और भी आप देखिए, देखिए मेरे लिए थोड़ा प्लेटफॉर्म नया है, मैं ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा बेहतर महसूस करता हूं खुद को, लेकिन यहां भी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि जो फ्यूनरल स्पीच होती है किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के अवसर पर, खासकर बड़े लोगों के, छोटे लोगों की कुछ नहीं होता जी, राइट। तो जो बड़े लोगों के अंतिम संस्कार के अवसर पर जो भाषण दिया जाता है, बताइए वो पैंजरिक है कि वो इलोज है कि वो प्रेज है, क्या है बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे, बताइएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपके ज्ञान भंडार में अपने को जोड़िए, इसको भी, है ना, थोड़ा पढ़ते रहिए अच्छे से। इन शेक्सपियर जूलियस सीजर एंटोनी बिगिंस हिज स्पीच सेइंग आई केम टू बरी, मैं दफन करने आया हूं सीजर को, नॉट टू प्रेज हिम, कहता है एंटोनी कि मैं सीजर को दफन करने आया हूं, सीजर की प्रशंसा करने नहीं आया हूं।
जब कभी कोई व्यक्ति जिस बात को नकार रहा हो और उसी बात को वो करने लगे, ठीक है ना, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे मैंने मान लो भाषण में दे रहा हूं, मैंने किसी सरकार के बारे में कहा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या पिछली गवर्नमेंट है, तो उसके बारे में मैंने कहा कि ये सरकार, मैं किसी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं फिर प्रशंसा करने लगूं, ठीक है ना। तो ये बात, नॉट टू प्रेज हिम बट ही गोज ऑन प्रेजिंग सीजर, कहता है मैं प्रशंसा करने नहीं आया हूं, लेकिन एंटोनी प्रशंसा करने ही लगता है सीजर का। एंड फाइनली सक्सीड्स इन इनसाइटिंग द पीपल अगेंस्ट दोज हु हैव असैसिनेटेड हिम, और उन लोगों को प्रजा को, पब्लिक को भड़का देता है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सीजर की हत्या की है, ठीक है ना। Here Antony makes the ironic use of rhetorical device. This rhetorical device is, ये कौन सी rhetorical device है जी, ओके, जब किसी चीज को नकारा जाता है वही चीज वो करने लगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, ठीक है ना। अब आप ऐसे नकार नहीं सकते कि नहीं सर इस तरह के सवाल तो अब तक टीजीटी में बने नहीं है, ठीक है ना। टीजीटी में नहीं बने हैं, एनवीएस में बने हैं, केवीएस में बने हैं, अदर जगह बने हैं। अगर पैटर्न क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा भी अपग्रेड होगा तो नो डाउट ऐसे प्रश्न जरूर ही बनेंगे, ठीक है ना, और आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने लेवल को इंप्रूव करते रहिए, आए हुए प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो अब तक बन चुके हैं उनको भी पढ़ते रहिए, और पैटर्न के लिए अपना लेवल को भी इंप्रूव करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन विच फिगर वाउल साउंड आर रिपीटेड, है ना, किसमें जो होते हैं वाउल साउंड जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो एसोनेंस में होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए ये सब जी क्लीशे टाइप के क्वेश्चन है, बहुत बार बार आ चुके हैं, ट्राइट हैं, लगभग आप जानते होंगे, लेकिन जानते बेशक हैं, लेकिन इनको हल करना, इनको पढ़ना आप बंद बिल्कुल मत करिए एग्जामिनेशन की डेट तक, बीच बीच में इनको गर्म करते रहिए जी, ठंडा ना होने दीजिए, ओके। कुछ खास रणनीति अपनाई जाती है सफल प्रतियोगियों के द्वारा, उस रणनीति को समझने की आप भी कोशिश करिए, थोड़े अगर नए हैं तो, ठीक है ना, कि वो रणनीति होती है कि पढ़ी गई चीज को एक बार पढ़ना है और 10 बार दोहराना है, ठीक है। कहते हैं इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच कंजंक्शन सच एज एंड बट आर, बट है, एंड है, ऐसे कंजंक्शन जो होते हैं बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस और इंटेंशनली ओमिटेड, उनको ओमिट कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, while maintaining the proper grammar, ओके। जब हम लोग कोई भी वाक्य लिखते हैं और उसमें कंजंक्शन का इनका प्रयोग नहीं करते, ठीक है, इनका प्रयोग नहीं करते, केवल कॉमा लगा लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है जी, ओके, एलिप्सिस भी नहीं होता है, सिनोडोकी भी नहीं होता है, ये नो डाउट क्या है जी, एसिंडिटन, ओके। इसी चीज को शॉर्ट में आप समझ सकते हैं ओमिशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है ना। ओमिशन ऑफ कंजंक्शन आप समझ के रख सकते हैं कि जब इसको कर दिया जाता है, लॉस ऑफ कंजंक्शन, जब हम कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते उसको ओमिट कर देते हैं, तब क्या होता है, एसिंडिटन। अब ज्यादा नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। देखिए क्वेश्चन को कुछ खास पैटर्न पे डिजाइन किया गया है ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, ओके। और खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। आई केम आई सॉ, देखिए अभी यहाँ किसका लोप हो गया, एंड का प्रयोग नहीं हुआ, आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड, बहुत ही प्रचलित है, लिव जियो, लाफ हंसो, लव प्रेम करो, है ना। अब यहाँ देखिए कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया, ओके। हियर वी सी द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइस, यहाँ किस लिटरेरी डिवाइस का यूज है, कोई डाउट नहीं, अभी अभी पढ़ाया गया आपको, यही है एसिंडिटन, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था पिछले सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न इज नोन एज, कोई जो ओरिजिनल मॉडल होता है जिसको आप परफेक्ट एग्जाम्पल भी कह सकते हैं जी, ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। कहते हैं कि पैटर्न इज नोन एज, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप देखिए आपका यही है आर्किटाइप, आर्किटाइप ही होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, ओके। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने कहा यूएसए इज आर्किटाइप ऑफ फेडरल सोसाइटी, ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्किटाइप, उसी चीज का है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। St. Augustine's confession and Rousseau's confession are the earliest
इंस्टेंस ऑफ, ये देखिए इसी को मैं कह रहा हूं कि यही एक क्लिशे टाइप क्वेश्चन, ये सब ज्यादातर विद्यार्थियों को जी पता होता है, आता भी है और ये बन भी चुका है सवाल, यूपी टीजीटी पीजीटी में कई बार प्रश्न बन चुका है जी, ठीक है ना। इसलिए मैं अपनी जो प्रैक्टिस सेशन होगा या आपके एमसीक्यूज होंगे इनको भी मैं शामिल करता रहूंगा, लेकिन अभी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यानी पार्ट 10 तक थोड़ी सी मैं नई चीजों को और थोड़े से नए प्रश्नों के बदले हुए पैटर्न के अनुरूप में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा, ये भी प्रश्न है तो आप समझते होंगे ऑटोबायोग्राफीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए, कहते हैं इज नॉन फिक्शन। अब नॉन फिक्शन, फिक्शन आप जानते होंगे गल्प कथा होती है। अब आपको गल्प कथा कौन सी कथा है, तो हमने कहा गल्प कथा का मतलब हो गया मन गढ़ंत कहानी। मन गढ़ंत नहीं समझते होंगे तभी मैं आपको बता रहा हूं मन गढ़ंत कहानी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, गल्प कथा मन गढ़ंत कहानी, ऐसी कहानी जो किसी व्यक्ति के यथार्थ जीवन से संबंधित ना हो, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आप देखते होंगे कोई फिल्म कोई मूवी बनती है तो उसमें लिखा जाता है कि सभी पात्र सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, अर्थात वो फिक्शनल हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है नॉन फिक्शन, यानी फिक्शन जब नॉन फिक्शन है, तो जब नॉन फिक्शन है तो आप ये डेफिनेटली ये क्या हो गया, यथार्थ हो गया, ये रियल हो गया, समझ लो ताकि आप क्लियर है। तो अ नॉन फिक्शन बुक अदर राइटिंग बेस्ड ऑन एन ऑथर्स पर्सनल मेमोरीज, और लेखक के पर्सनल मेमोरीज पर आधारित होती है, उसकी निजी यादों पर आधारित होती हैं, एंड एक्सपीरियंसेस और उसके अनुभव पर आधारित होती हैं। इट इज यूजुअली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ये सब याद रखिएगा जी। 2021 में ये सब प्रश्न बन चुके हैं, यूपीटीजीटी 2021 में। आप एक बार पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए उसका जी, ठीक है ना। ओके ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन एंड इज ऑफन सब्जेक्टिव, और क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, इसलिए सब पे ध्यान दो, सब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है, यानी जब फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होगा तो आई कहेगा, मी आएगा, माई आएगा, यानी पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन उन्हीं का यूज किया जाता है। बताइए क्या है इसमें से, नॉन फिक्शन, अरे नॉन फिक्शन नहीं होगी, यथार्थ जीवन से संबंधित होगी, ठीक है ना। अदर राइटिंग बेस्ड ऑन द ऑथर्स पर्सनल मेमोरीज, और उसकी निजी यादों पर आधारित होगी, एंड एक्सपीरियंसेस। इट इज यूजुअली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड इज ऑफन सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव होता है, कोई उसमें कल्पना की बात नहीं होती, मनगढ़ंत चीजें नहीं होती। जल्दी आप विकल्प का सही विकल्प का चयन कीजिए, इसी प्रकार के प्रश्नों की बनने की पूरी संभावना है, आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए जी। ट्रेवलॉग भी नहीं है, बायोग्राफी भी नहीं है, बोलो, और फिक्शन भी नहीं है, नन ऑफ दीज, तो है ये क्या, ये है आपका मेमोआ, ये देखिए जी, ठीक। अब आपको अभी मैं बता रहा हूं मेमोआ आ गया, ये भी ये एक प्रकार की इसका ये किसके सिमिलर होता है जी, ऑटोबायोग्राफी की तरह होता है, बट कुछ डिफरेंस होते हैं ऑटोबायोग्राफी में और मेमोआ में, ठीक है ना। अब आपको ये मैंने पढ़ाया, आप वहां से देखिएगा। अब यहाँ पे जी इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। जॉर्ज ऑरवेल्स होमेज टू कैटानिया इज क्या है एग्जाम्पल जी, देखिए ये ऑटोबायोग्राफी याद करिए, पूछा हुआ प्रश्न है। आगे इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हु क्वाइंड द टर्म ब्लैक ह्यूमर, ओके ब्लैक ह्यूमर को किसने क्वाइन किया, सैमुअल बेकेट ने, एंड्री ब्रेटन ने, टॉम स्पायर ने, डेफिनेटली इसको किया है एंड्री ब्रेटन ने। क्वेश्चन नंबर 16 में, एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन, इनकॉन्ग्रुअस को आप समझ रहे होंगे, बेमेल है ना, बेमेल, इनकॉन्ग्रुअस। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब आप जानते होंगे अनुकरण होता है, नकल होती है, ठीक है ना। इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसका होता है जी, देखिए इमिटेशन अगर हो जाए तो आप कहेंगे नहीं जी पैरोडी होगा, पैरोडी नहीं होगा ये, राइट, क्योंकि ये इनकॉन्ग्रुअस है। इस पे ध्यान दो एक एक पॉइंट पे, यही बात मैं इसमें इस प्रैक्टिस सेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। और ये फार्स भी नहीं होगा और ये ट्रेजेडी भी नहीं है, ये है बर्लेस्क, ओके। अब आप समझ गए होंगे, बर्लेस्क को आगे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो आप क्लियर कर लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। और मैं बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को इस सेशन से जी कंटिन्यू जुड़ना है तो चैनल से को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कहते हैं बर्लेस्क लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ, ओके, किसका फॉर्म है, क्लियर। तो बर्लेस्क किसका लिटरेचर एक फॉर्म है, किस चीज का फॉर्म है जी, डेफिनेटली ये सटायर करता है। तो बर्लेस्क में होता क्या है, थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्लियर। ये क्या करता है, ये किसी भी सीरियस वर्क को, किसी भी लिटरेरी
वर्क को, जो सीरियस लिटरेरी वर्क होता है, इट इमिटेट्स अ सीरियस लिटरेरी वर्क, है ना, स्पेशली विद सैटारिकल मोटिव, है ना, जिसमें सटायर करने के इरादे से उसको इमिटेट करता है। ओके, तो ये डेफिनेटली किसका फॉर्म है जी? सटायर का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। One can predict the behavior of this category of characters. Such characters are, okay, one can predict behavior of this category of character. Such characters are, ये कौन होते हैं जी? ये राउंड कैरेक्टर भी नहीं होते हैं, ये डल भी नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? फ्लैट कैरेक्टर होते हैं, भी नहीं होते। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आइए। The character is complex like the real people. It is the multi-dimensional. Such characters is, तो ये क्या होते हैं? जो मल्टी डायमेंशनल के होते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइक द रियल पीपल होते हैं, तो ये क्या होते हैं जी? ये होते हैं राउंड कैरेक्टर, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए, ये क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा। इसी प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन जी 2022 में, सॉरी 2021 में जो टीजीटी हुआ था, कई बार अब बनने की परंपरा शुरू हुई है ना, और ये काफी टाइम टेकिंग भी होते हैं, टाइम ले लेते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली इस तरह के प्रश्न जी आपसे अक्सर गलत हो जाते हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़ने की, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जी जरूरत होती है। आप समझिए, कह रहा है व्हाट इज नॉट, पहली बात तो आप नॉट को एकदम ध्यान दोगे कि व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। इसमें ऑटोबायोग्राफी का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, यानी क्या चीज ऐसी बात कही गई है कि जो ऑटोबायोग्राफी का एलिमेंट नहीं है। कौन सी चीज ऑटोबायोग्राफिक एलिमेंट नहीं है? देखिए, कह रहे हैं एन ऑटोबायोग्राफी, ध्यान दीजिएगा। ओके, एन ऑटोबायोग्राफी इज यूजुअली रिटन इन फर्स्ट पर्सन। जब ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है तो ये बात जी सही है, ये बात होती है, बात सही, ये बात करेक्ट है, ठीक है ना, कि जब भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है तो आई, मी, माई यही प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पर्सन में ही वो लिखी जाती है ऑटोबायोग्राफी। फिर दूसरा कह रहा है ये बात तो जी सही है, और कह रहा इन एन ऑटोबायोग्राफी द मेन कैरेक्टर इज आथर। कहते हैं कि मेन कैरेक्टर आथर होता है, और हु इज नॉट द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, जो मेन कैरेक्टर जो होता है ऑटोबायोग्राफी का वो लेखक ही होता है। और कह रहे हैं कि जो स्टोरी का नैरेटर नहीं होता है, नैरेटर नहीं होता है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि जो ऑटोबायोग्राफी में जो लेखक होता है वही कहानी का नैरेटर होता है जी। ओके, तो ये बात, यही सवाल आपका जी, यही नहीं है, यही जी करेक्ट जवाब है आपका। ओके, अब बाकी आगे को भी देख लो। इन एन ऑटोबायोग्राफी द मेन कैरेक्टर इज द ऑथर हु इज आल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का नरेटर होता है, यानी कि कहानी कहने वाला होता है। ये भी बात जी करेक्ट है, किसके सेंस में? ऑटोबायोग्राफी